यहाँ पे लिख देंगे मोंगो डीबी डाउनलोड। तो जब हम मोंगो डीबी इस पे जाएंगे सर्वर डाउनलोड पे, तो ये है फाइल, कुछ बड़ी ही है वैसे, ये वाली फाइल की लिंक डाउनलोड करना है। ठीक है, अगर ना मिले ये लिंक तो मैं लिंक को शेयर कर देता हूँ, और डाउनलोड है तो ठीक है। लिंक मेरे पास तो डाउनलोड है, मैंने ये शेयर कर दिया लिंक। ठीक है, तो जब हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद जब इंस्टॉल करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन आता है कि कंप्लीट मोंगो डीबी इंस्टॉल करना है विद कंपास। ठीक है, तो कंपास के उस पर चेक बॉक्स पे टिक करके उसको इंस्टॉल कर देना। तो उसमें मोंगो डीबी का जो कंपास है, ये जो हरी पत्ती दिख रही है, ये भी इंस्टॉल हो जाएगा साथ। नहीं तो फिर ये हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम कमांड लाइन चलाना चाहते हैं, कमांड लाइन की कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो मोंगो डीबी सेल डाउनलोड कर लेना है इसमें। मोंगो एस एच डाउनलोड या मोंगो सेल डाउनलोड। तो इसका लिंक भी मैं शेयर कर रहा हूँ। ये जिप फाइल है, जिप भी होती है और एमएसआई फाइल भी होती है, तो जिप से ही इसको डाउनलोड, कॉपी, हाँ जिप से डाउनलोड कर लेना, उसके बाद इसको अनजिप कर लेना। दोनों लिंक्स मैंने सेंड कर दी है। तो जब ये डाउनलोड हो जाए, पहले वाली तो इंस्टॉल होगी, दूसरे वाली डाउनलोड होगी। अब जो दूसरी फाइल डाउनलोड होगी तो उसमें जिप फाइल होगी एक। क्या करना है हमें, जो भी फाइल होगी जिप नाम से मोंगो की, जैसे ये यहाँ पे दिखा रखी है, इस टाइप से कुछ फाइल होती है मोंगो एस एच। ठीक है, तो इसके अंदर हमें एक ऐसे ही फोल्डर मिलेगा मोंगो एस एच का, इस फोल्डर को कॉपी कर लेना। ठीक है, कॉपी करने के बाद हमें कहाँ जाना है, दिस पीसी में, सी ड्राइव के अंदर ही इंस्टॉल होगी। दिस पीसी में हम यहाँ चले गए, सी ड्राइव के अंदर जाएंगे, यहाँ पर नोड जेएस नाम से, मोंगो डीबी नाम से एक फोल्डर मिलेगा इधर, मोंगो डीबी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। तो मोंगो डीबी जैसे ये है 10.10, इसे हमारी डीबी है, तो ये रहा मोंगो डीबी। मोंगो डीबी पे क्लिक किया और यहाँ पर उस फाइल को पेस्ट कर देना है। इसमें जब खोलोगे तो इसके अंदर एक सर्वर नाम का फोल्डर होगा। सर्वर नाम का फोल्डर तो जब हम मोंगो डीबी इंस्टॉल करते तो बन जाता अपने आप ही। तो जो फाइल है यहाँ पर देखो, ये फाइल थी, तो इसी फाइल को यहाँ पर सर्वर वाले फोल्डर के अंदर पेस्ट नहीं करना है, यहीं पेस्ट कर देना कहीं पर भी बाहर ही, डायरेक्ट पेस्ट बस। तो वो फोल्डर पेस्ट हो जाएगा ये वाला, और इस फोल्डर के अंदर जाओगे तो यहाँ पर बिन नाम का फोल्डर है इसमें, बिन। और ये जो यहाँ अप एरो है, दिस पीसी, डेल सेल एसएसडी, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इसने क्या किया, इस फोल्डर का कंप्लीट पाथ यहाँ पे शो कर दिया। इस पाथ को कॉपी कर लेना, एनवायरनमेंट वेरिएबल में से पेस्ट करना है। ठीक है, इतना काम करना है इसमें। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, हाँ ये रही, एनवायरनमेंट वेरिएबल मिलेगा हमें एडवांस के अंदर, नीचे सेटअप एंड रिकवरी, एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे ये पाथ है, यूजर वेरिएबल, सिस्टम वेरिएबल्स। पाथ में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, या फिर एडिट कर सकते हो कि यहाँ पर हमें एक नया पाथ ऐड करना है, न्यू, उस पाथ को यहाँ कर देना पेस्ट, और उसके बाद कर देना ओके। मेरे पास मोंगोडीबी का पहले से यहाँ पे पेस्ट है, ये रहा मोंगोडीबी, तो उसे ओके कर देना।
ओके करते हुए बाहर आ जाना। उसके बाद हमें चलाना है विंडो आर, कमांड प्रॉम्प्ट CMD। तो ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अगर ये कमांड प्रॉम्प्ट हमने पहले चला रखा है इंस्टॉल करने से पहले, ठीक है, तो जब वो इंस्टॉल हो जाता है, एनवायरनमेंट वेरिएबल सब कुछ सेट कर देते हो, अगर ये पहले से ऑन है तो इसको एक बार बंद करके दोबारा चलाना होता है, अदरवाइज चलता नहीं। तो यहाँ पे ये तो मेरा इसका पाथ शो कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ मोंगो SH, तो जब मैं मोंगो SH यहाँ लिखूँगा तो ये कमांड ये रिकग्नाइज्ड कर लेगा अगर प्रॉपर पाथ सेट हुआ है, नहीं तो ये यहाँ पर बताएगा कि कमांड नॉट रिकग्नाइज्ड। और अगर ये सेटअप हो गया तो नीचे टेस्ट, टेस्ट के बाद इसने यहाँ पर एक एरो दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। तो कमांड प्रॉम्प्ट आ गया मोंगो डीबी सेल का यहाँ पर बंद कर। इसकी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए इसमें CLS तो चलेगा नहीं, CLS चल गया, CLS चल गया, ठीक। कई बार CLS नहीं चलता है तो हम Ctrl L प्रेस कर देते हैं, Ctrl L से स्क्रीन क्लियर हो जाती है। बट इसमें Ctrl L उसमें प्रेस होता है, क्या कहते हैं, लिनक्स के अंदर, तो इसमें तो ऐसे ही जल जाता है टेस्ट। अच्छा, अब बात आती है कमांड्स की, ठीक है। जो कमांड्स हैं उन कमांड्स पे हम फोकस करेंगे यहाँ पर MongoDB की जो कमांड्स हैं। तो MongoDB को पहले ही देखते हैं MongoDB है क्या। तो अब हम डेटाबेस वाले पार्ट पे हैं फिलहाल, जो चीज़ें सीख रहे हैं वो डेटाबेस के अंदर कंसिडर होती हैं। तो डेटाबेस टू टाइप्स के होते हैं। डेटाबेस मतलब डेटा को हैंडल करना, वो चाहे किसी कंपनी का डेटाबेस ही होगा, वो किसी भी टाइप का हो सकता है, प्रोडक्ट्स का हो सकता है, स्टूडेंट्स का हो सकता है, एम्प्लॉयज़ का भी हो सकता है, किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, कस्टमर्स का हो सकता है। डेटा को हैंडल करने के लिए हमारे पास दो प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज होती है, एक तो होती है स्ट्रक्चर्ड, एक होती है अनस्ट्रक्चर्ड। तो स्ट्रक्चर्ड में अगर डेटा स्टोर करना है तो उसका एग्जाम्पल हमारे पास SQL, जो एक पॉपुलर एग्जाम्पल है, SQL यूज होता है, क्वेरी लैंग्वेज। SQL की फिर इसमें SQL को जब सीखते हैं तो उसके कुछ और फ्लेवर से वर्जन्स दिख जाते हैं, MySQL, SQL सर्वर, PostgreSQL, रेडिस, ओरेकल। तो ये सारे के सारे जितने भी हैं ये सब के सब स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस के अंदर कवर होते हैं। तो इस डेटाबेस क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ टेबल्स, बहुत सारी टेबल्स का कलेक्शन होता है डेटाबेस। और वो जो टेबल्स होती हैं वो एक दूसरी टेबल से आपस में किसी तरह से कनेक्टेड होती हैं, लिंक्स होती हैं एक दूसरे के साथ, तो उन्हें हम कहते हैं डेटाबेस। अब रिकॉर्ड तो सिंपल, जब हम डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड मतलब किसी स्टूडेंट्स का डेटा डाल रहे हैं तो उसमें हम ये डालेंगे कि स्टूडेंट की आईडी क्या है, उसका क्या नाम है, उसका कौन सा कोर्स है, इस तरीके से। तो उसी को क्या कहा जाता है, रिकॉर्ड। अब रिलेशन टेबल को ही बोलते हैं। अगर कोई रो ऐड हुई है तो रो को टपल्स के नाम से जाना जाता है, कॉलम्स को एट्रीब्यूट के नाम से हम जानते हैं। तो ये तो इनके नेम्स हो गए। अब हमें जो डेटा सीखना है इसका मतलब जो स्ट्रक्चर डेटा होता है उसमें पहले बताना होता है कि जो डेटा टेबल में स्टोर होगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, उसका डेटा टाइप क्या होगा, नंबर होगा, ठीक है, स्ट्रिंग होगा, डेट होगा, ये पहले ही बताना होता है, इसलिए वो स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप्स के अंदर आते हैं।
अच्छा, मतलब जो स्ट्रक्चर्ड वाला है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस की अगर हम बात करें तो इसमें मोंगो डीबी है, बी हाइव है, कासांड्रा है, एटसेट्रा। ठीक है, तो डेटाबेस दोनों में सेम को ही कहा जाता है, ग्रुप ऑफ कलेक्शंस या टेबल। तो यहाँ पर टेबल्स का ही दूसरा नाम है कलेक्शंस, और रिकॉर्ड को यहाँ डॉक्यूमेंट बोला जाता है। तो MongoDB एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, वेयर एज MySQL एक रिलेशनल डेटाबेस है। तो MongoDB के अंदर जो भी डेटा MongoDB जो सपोर्ट करता है वो जेसन स्ट्रक्चर होता है, उसमें जेसन की तरह से डेटा स्टोर होता है MongoDB में। तो MongoDB डेटाबेस फ्लेक्सिबल होता है, उसमें अनस्ट्रक्चर्ड होता है, किसी भी टाइप का डेटा उसमें ऐड किया जा सकता है, और इंडेक्सिंग को भी ये सपोर्ट करता है। अगर हमें कोई स्ट्रक्चर्ड वाला डेटाबेस चाहिए कि हमें तो स्ट्रक्चर प्रॉपर बना के फिर स्टोर, तो MongoDB जो है, MongoDB के अंदर कोई स्कीमा तो बनता नहीं है। तो अगर हमें प्रॉपर स्कीमा के हिसाब से डेटा चाहिए तो MongoDB का ODM यूज़ कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग, जो कि MongoDB की एक लाइब्रेरी है। और लाइब्रेरी के अंदर हम पहले से स्कीमा डिफाइन कर देते हैं कि डेटा इस डेटा टाइप का होगा, ऐसा ऐसा डेटा हमारा स्टोर होगा। तो इसके अंदर जो भी डेटा जाता है वो जेसन की फॉर्मेट में स्टोर होता है। अब जैसे जेएस ऑब्जेक्ट, ये जेएस का ऑब्जेक्ट है आईडी, और जेसन ऑब्जेक्ट और जेएस ऑब्जेक्ट में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जेसन के अंदर इन्वर्टेड कॉमास देखने को मिलेंगे। इन्वर्टेड कॉमा कीज जितनी भी होंगी वो इन्वर्टेड कॉमा में देखने को मिलेंगी। अब आते हैं हम MongoDB की कमांड्स जो हैं वो हम करके देखेंगे। तो डेटाबेस हमें देखना है कि सबसे पहले कौन कौन से डेटाबेसेस, मेरे पास बहुत सारे हैं। तो कमांड होती है शो के बाद यहाँ पे लिख दो डेटाबेसेस। तो जितने भी डेटाबेसेस होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, बहुत सारे बने हुए हैं इसमें, इनकी लिस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब अगर मुझे किसी डेटाबेस के अंदर जाना है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो डेटाबेस में एंटर करने की जो कमांड होती है वो होती है यूज कमांड की हेल्प से हम किसी भी डेटाबेस में एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने यूज लिखा और यहाँ पे मैं अभी लिख देता हूँ ड्यूकेट में आ गया। देखो यहाँ पे स्विच हो गया है डेटाबेस। और इसमें अगर मुझे ये देखना है कि इस डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी कलेक्शंस हैं, तो कलेक्शंस को देखने के लिए कमांड तो वही है शो, उसके बाद हम वहाँ शो डेटाबेसेस लिख रहे थे, यहाँ पर शो कलेक्शंस लिख देंगे। तो इसके अंदर 1 2 3 4 कलेक्शंस इसमें बनी हुई हैं। एक यूजर्स नाम की है, एक टीचर्स नाम की है, कलेक्शंस मतलब टेबल्स, और एक बनी है EMPS नाम से। अगर हमें किसी टेबल का डेटा देखना है कि किस टेबल में क्या डेटा है, तो फाइंड कमांड का यूज होता है। तो पहले होता है DB नाम का एक ऑब्जेक्ट, उसके बाद इसमें कमांड जो होती है फाइंड। तो DB डॉट फाइंड तो होती है, बट उससे पहले DB डॉट फाइंड से पहले हमें ये बताना होगा कि किस कलेक्शन का, किस टेबल का डेटा देखना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, कि डेटाबेस में जाओ स्टूडेंट्स की टेबल, और फाइंड कमांड काम करेगी, बताएगी उसमें कौन कौन सा डेटा है। तो उसमें 3 डेटा हैं, वो 3 डेटा यहाँ पे इसने दिखा दिए, सौमित, देव, 2 बार देव है इसमें, तो इस तरीके से शो कर देता है। किसी और का अगर हमें देखना है तो DB डॉट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट तो गया, मैं EMPS डॉट फाइंड, तो ये उसका डेटा दे देगा जो भी इसके अंदर है। ठीक है, इसमें पासवर्ड जतिन वगैरह डेटा यहाँ पर दे रहा है। और फाइंड सब डेटा को देता है। अगर मैं इसमें फाइंड 1 लगाता हूँ तो ये सिर्फ पहला ही रिकॉर्ड दिखाएगा, कौन सा है, सिर्फ फर्स्ट रिकॉर्ड दिखाता है। तो ये हो गया
डेटाबेस को देखने के लिए शो कमांड है। फाइंड कमांड जो कलेक्शन है, कलेक्शन का कोई डेटा देखना है तो फाइंड कमांड है। अगर हमें कुछ डिलीट करना है, चाहे हमें टेबल डिलीट करनी हो, चाहे हमें डेटाबेस डिलीट करना हो, चाहे हमें इंडेक्स वगैरह कुछ और डिलीट करना हो, तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो होती है ड्रॉप कमांड। तो ड्रॉप कमांड का यूज़ हम टेबल डिलीट करने के लिए, डेटाबेस वगैरह इनको डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं। पहले डीबी लिखना होता है, फिर कलेक्शन का नेम और उसके बाद ड्रॉप। तो हम यहाँ लिखेंगे अगर कोई कलेक्शन डिलीट करनी है, डीबी डॉट, जैसे अगर मुझे स्टूडेंट्स वाली डिलीट करनी है तो मैं यहाँ स्टूडेंट्स लिखूंगा और फिर लिख दूंगा ड्रॉप और उसके बाद एंटर करेंगे तो ट्रू का मतलब ड्रॉप हो गया। अगर हम दोबारा से शो कलेक्शंस लिख के एंटर करते हैं तो अब उसमें स्टूडेंट्स वाले जो टेबल है वो देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पर। एक डिस्टिंक्ट कमांड होती है, डिस्टिंक्ट वगैरह को अगर हम यहाँ देखें, डिस्टिंक्ट, हाँ यूनिक रिकॉर्ड निकालने के लिए होती है डिस्टिंक्ट कमांड, यूनिक के लिए यूज़ की जाती है, कोई यूनिक रिकॉर्ड निकालना हो तो। क्या वैसे यूज़ कमांड बता दी यूज़ किस लिए होती है। यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है कि डेटाबेस बनाने के लिए यूज़ एग्जाम्पल स्विच चेंज करने के लिए। कलेक्शंस एसक्यूएल की टेबल की तरह होती है, इसके अंदर डेटा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हो सकता है या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में हो सकता है। चेक करने के लिए शो था, शो कलेक्शंस लगा सकते हैं। अब ऐड करने की बात यहाँ पे आ रही है कि डेटा को ऐड कैसे किया जाता है और टेबल को बनाते कैसे हैं कलेक्शन को, उसके लिए हमारे पास कमांड होती है db डॉट क्रिएट कलेक्शन नाम का एक फंक्शन है और इसमें जो भी लिखोगे वो कैमल केस में चलेगा। जो भी लिखेंगे वो कैमल केस में चलेगा। क्रिएट कलेक्शन, जैसे यूजर्स तो पहले से बना हुआ है, मैं फिर से अगर स्टूडेंट्स का इसमें बनाना चाहूँ तो ये स्टूडेंट्स की कलेक्शन बन गई। ओके वन, क्योंकि वन किसके लिए यूज होता है, ट्रू के लिए, वन का मतलब होता है ट्रू, तो ये कलेक्शन बन गई। अगर हमें देखना है तो हम यहाँ लगा सकते हैं शो कलेक्शंस, तो उसमें एक स्टूडेंट्स नाम की कलेक्शन है बट उसमें कोई डेटा की एंट्री अभी तक नहीं की गई है। ठीक है, इसमें डेटा की एंट्री करते हैं। तो डेटा अगर ऐड करना है किसी भी कलेक्शन में, अगर हमें डेटा ऐड करना है तो उसके लिए इंसर्ट कमांड का यूज किया जाता है। इंसर्ट कमांड हम उसके लिए लगाएंगे। ये इधर भी मेंशन किया होगा, टू ऐड रिकॉर्ड इन कनेक्ट एनी कलेक्शन हमारे पास फॉलोइंग कमांड्स हैं। इंसर्ट वन कमांड सिंगल रिकॉर्ड ऐड करने के लिए, इंसर्ट मैनी कमांड मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऐड करने के लिए। और जब लिखेंगे तो पहले हमें डीबी लिखना होता है, उसके बाद जो भी कलेक्शन है उसका नेम और फिर इंसर्ट लगाना होता है, उसके बाद उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करना होता है। तो हमें इसमें अगर ऐड करना तो हम लिखेंगे डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट वन, एक रिकॉर्ड डालना है और इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन पास करेंगे वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जाएगी। कि हमने इसका नेम डाल दिया पर्सन का, जैसे नेम
फिर इसमें मैंने कोर्स डाल दिया है, कोर्स जावा। फिर इसमें एज पास कर दी, ये, और इसमें मैंने फीस पास कर दी, एंटर किया, तो एक रिकॉर्ड हमारा ऐड हो गया। अगर हम कोई आईडी इसमें पास नहीं करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिक आईडी जनरेट करता है, और अगर हम आईडी पास नहीं नहीं करते तब, और अगर हम आईडी पास कर देते हैं तो सिस्टम, ये जो MongoDB का जो सर्वर है वो ऑटोमेटिक आईडी जनरेट नहीं करेगा अगर हम पास कर देते हैं। इसमें एक रिकॉर्ड डला है, मैं एक और ऐड कर देता हूँ उसमें। और इधर जैसे पाइथन कर दिया है कोर्स, एज वगैरह और कुछ चेंजेस किए। मैं कुछ डमी डेटा यहाँ पास कर रहा हूँ, इसका भी पाइथन है और इसकी 19 है। इसमें चलो मैंने वैसे ही डाल दिया 6। ये कुछ डेटा ऐड हो गया। अब भाई सारा डेटा देखना तो लिखना होगा db डॉट कलेक्शन का नेम हमारे पास है स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, तो इसमें सारा डेटा आ गया जो डेटा मैंने अभी ऐड किया। और एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं तो यहाँ पर हम इंसर्ट मैनी लगा सकते हैं। इंसर्ट मैनी के अंदर पहले चलेगा एरे, उसके एरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स पास कर सकते हैं, कितने रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हो। ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, नेम ऐसे डाल दिया, नेम के बाद इसमें आ जाएगा कोर्स, एक सेल कर दिया है, एज पास कर दी, फीस का स्ट्रक्चर पास कर दिया। तो एक रिकॉर्ड हमारा ये हो गया। सेम एक और रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ, नेम, देन कोर्स, कोर्स कर देते हैं मंथ, और इज 29, देन मैं वैसे डमी डाल रहा हूँ, कुछ भी ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं डाला ताकि दिक्कत ना है। डॉक्स मस्ट बी एन एरे, अच्छा एरे की ब्रैकेट हो गई यहाँ से गायब, एरे
इंसर्ट मैनी जब हम लगाएंगे तो पहले इसमें एरे वाली ब्रैकेट आएगी, अब इसमें 2 रिकॉर्ड, और अगर हम देखते हैं वो सारा का सारा डेटा इसके अंदर है। तो ये ऐड करने का है कि ऐड कैसे होता है इसमें। अब जब डेटा ऐड हो जाएगा तो इसके अंदर फाइंड मैंने लगा दिया, फाइंड वन लगा दिया, और जब हम फाइंड करते हैं तो फाइंड करने के तरीके भी काफ़ी हैं। सिंगल ऑब्जेक्ट लगाना है, या फिर मैंने कुछ सम इम्पोर्टेंट कमांड्स ऑफ फाइंड यहाँ लिखी हुई हैं, ऐसे ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। 0 का मतलब हाइड है, 1 का मतलब शो है कि हमें उसमें से क्या कुछ निकालना है। तो मैं कहता हूँ अभी तो ये सारा डेटा निकालेगा, तो पहले में हमने फिल्टर को ब्लैंक छोड़ दिया, उसके बाद हमने कहा कि फाइंड करो और नेम निकाल के दो, तो मैंने नेम में लिख दिया है 1। तो अभी देखना ये सबकी नेम निकाल देगा। और मैं इसमें कहता हूँ नेम के साथ हमें उनकी एज भी चाहिए, तो एज में भी 1 कर दिया, नेम और एज दोनों देगा। अगर हमें आईडी नहीं चाहिए तो हम यहाँ अंडरस्कोर आईडी को 0 कर देंगे, तो ये आईडी नहीं देगा, नेम और एज देगा। जो भी स्टूडेंट्स हमने ऐड किए हैं यहाँ पर, तो ये उनकी नेम और एज, जितना डेटा हमें निकालना है उतना डेटा यहाँ पर शो कर देगा। तो 1 और 0 का ध्यान रखना है, 0 हाइड के लिए यूज होता है, 1 शो के लिए यूज होता है। तो फिल्टर कमांड के लिए हम इस, और जो आईडी होगी वो ऑटो बाय डिफॉल्ट आईडी आती है, तो उस आईडी को जब भी हाइड करोगे तो आईडी नाम से नहीं सेव होती है इसमें। किस नाम से होती है? अंडरस्कोर आईडी नाम से। तो उसके बाद इसमें हमारे पास आ जाते हैं ऑपरेटर्स की बात करें तो ऑपरेटर्स क्या हैं, ठीक है, या मैं कुछ ऐड करके डिलीट और करके दिखा देता हूँ, डिलीट में भी सेम वही आएगा, ठीक है। ऑपरेटर जैसे हमारे लैंग्वेजेस में होते हैं, यहाँ पर भी ऑपरेटर्स होते हैं, बट इसमें जितने भी ऑपरेटर्स होंगे डॉलर के सिंबल से स्टार्ट होंगे, ठीक है। सब के सब ऑपरेटर किससे स्टार्ट होते हैं? डॉलर से। सारे के सारे ऑपरेटर डॉलर से स्टार्ट होते हैं। डॉलर LT का मतलब है लेस देन, सिंबल यूज नहीं होता है ऐसे कि हम ऐसे लगा देंगे लेस देन, ये यूज नहीं होता। $LT जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लेस देन, LT लेस देन है, GT ग्रेटर देन है, EQ का मतलब है इक्वल, LTE का मतलब है लेस देन एंड इक्वल टू, GT ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल, इन ऑपरेटर नॉट इन की ये चीज़ इसमें मैच हो रही है, ये इसमें मैच नहीं हो रही है, ये ऑपरेटर्स हैं। तो जब भी कोई ऑपरेटर लगाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी ऑपरेटर लगेगा पहले फील्ड का नेम आएगा, फिर ऑपरेटर, फिर उसकी वैल्यू। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे स्टूडेंट्स डॉट फाइंड यहाँ पे लगाया, ठीक है, हमें डेटा को फाइंड करना है, तो इसमें सबसे पहले फिल्टर ही लगा दिया। फिल्टर हम यहाँ लगाएंगे कि फिल्टर लगाना एज पे, तो एज के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि 25 से अबोव का जो डेटा है वो मुझे दे दो, ठीक है, 25 से अबोव वाला डेटा मुझे मिलना चाहिए। हम यहाँ एज लेंगे और उसके बाद ऑपरेटर लगेगा इधर, जो ऑपरेटर होगा वो होगा LT, मतलब लेस ग्रेटर देन देना तो GT, और GT भी लगा सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू। देन हमें यहाँ पे वैल्यू पास करनी है, वैल्यू मैंने डाल दी है 25, तो 25 और उससे ज़्यादा, ठीक है, किस किस की एज है वो सारे डेटा इसने दे दिए। अब मुझे सिर्फ उनका नेम देखना है, तो मैं दूसरा फिल्टर यहाँ पे यूज़ करूँगा, मतलब क्या चाहिए हमें, नेम, तो नेम पे 1 कर देंगे, और अगर उनकी एज भी देखनी, एज पे 1 कर देंगे, आईडी नहीं देखनी तो अंडरस्कोर आईडी को 0 कर देंगे। तो ये पर्सन्स हैं जिनकी एज 25 या उससे ज़्यादा है, अनिल, अनिकेत एंड सीमा। तो डेटा को फिल्टर करके ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, मुझे 2 मिनट का ब्रेक तो मारना है।
फाइंड कमांड, इंसर्ट कमांड और ऑपरेटर देखा हमने लगाकर। ऑपरेटर कोई भी ऑपरेटर लगा सकते हो, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ऑपरेटर कोई भी यूज हो सकता है। ठीक है, किसी भी ऑपरेटर को यूज किया जा सकता है। तो जब भी डेटाबेस से डेटा निकालना होगा तो हम इन ऑपरेटर्स का यूज करके डेटा हम निकालते हैं। एक ऑपरेटर और लगा के दिखा देते हैं, एक दो। बाकी डेटा होना चाहिए, किसी को भी अप्लाई कर दो, चाहे डेटा होना चाहिए हमारे पास। एक मिनट रुकना। हेलो, हाँ जी सर, आ रही है, बोलिए। हाँ, कोई बात नहीं, भेज देना। नहीं, अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा डेटा है वो आ गया इधर। ठीक है, ये टीम्स टू अनिल अनिल इस तरीके से। किसी एक ऑपरेटर को और लगा देते हैं, db डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड एज पे हमने लगाया ग्रेटर देन, हम लेस देन भी यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर इसमें बिटवीन वगैरह लगा तो बिटवीन तो यूज नहीं होगा, ग्रेटर देन और लेस देन का यूज किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एंड ऑपरेटर वगैरह यूज होगा। मैं यहाँ पे कहूँ कि एज जिनकी $LT और 25 से जो बिलो वाले हैं वो निकाल दो, तो वो वाला डेटा आ जाएगा। ये ऑपरेटर हैं, बाकी ऑपरेटर्स चला कर देख सकते हो। इन वगैरह जो भी ऑपरेटर एंड और जो ऑपरेटर हैं ये लॉजिकल ऑपरेटर हैं। तो इन ऑपरेटर्स को जब लगाएंगे तो हमारे पास दो कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन पे हम इस ऑपरेटर को लगाएंगे नहीं। एग्जाम्पल बहुत सारे यहाँ पे मैंने दे रखे हैं लगा लगा के, जैसे कि यहाँ रहा कि पहले एंड ऑपरेटर लगेगा, फिर उसके बाद एरे के अंदर दो कंडीशन पास होंगी कि उसकी एज ग्रेटर देन 25 और लेस देन 30। तो 25 और 30 को भी कंसिडर करेगा, ग्रेटर देन 25 को कंसिडर नहीं करेगा, 30 को कंसिडर नहीं करेगा। तो अभी मैं इनको डायरेक्ट चला के दिखा देता हूँ, बाकी टाइप कर सकते हो कि, लेकिन हमारे पास टेबल यही है ना स्टूडेंट्स का। $एंड एज, ये ध्यान रखना है जो भी कोड लिखोगे उसमें की और वैल्यू प्रॉपर होनी चाहिए और एक ऑब्जेक्ट प्रॉपर आना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा उसके अंदर तो एरर देगा। तो इसमें दो ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 25 से 30 के बीच में एज है। ये फाइंड हो गया, ऑपरेटर्स हो गए। डिलीट करने के लिए हमारे पास दो कमांड्स हैं, एक है डिलीट वन, दूसरी इसके अंदर है डिलीट मैनी। मैनी का मतलब सारे ज़्यादा रिकॉर्ड डिलीट करना है, डिलीट वन का मतलब किसी एक रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो मैं डेटा तो वही रखता ही हूँ, मैं सिर्फ एक डमी डेटा ऐड कर देता हूँ, उसको डिलीट करके दिखा देंगे, इंसर्ट। और इसमें डिसिमिलर डेटा स्टोर होता है कि मैं एक नया डेटा इंसर्ट करने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे कहा कि नेम मैंने डाल दिया डमी, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईमेल भी मैंने ऐसे डाल दिया है कि dummy@test.com। ये
अगर हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये देखो कंटिन्यू इसमें आ गया है। और इंसर्ट 1 होती है वैसे तो, ठीक है, डाल दिया डेटा, वैसे हमने इंसर्ट लगा दी थी, कोई नहीं। तो एक बार चेक कर लेते हैं। db.student.find, तो देखो इसमें डमी रिकॉर्ड जा चुका है। अब इसको अगर हमें डिलीट करना है तो रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए हमें यहाँ लगाना होगा फाइंड, सॉरी, db डॉट कलेक्शन का नेम है हमारे पास स्टूडेंट्स डॉट डिलीट 1। तो जब हम डिलीट कैमल केस में चलते हैं तो उसके बाद हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि किसको डिलीट करना चाह रहे हो। तो हमने कहा डिलीट उसको करो डॉलर नेम, मतलब नेम जिसका नेम है डमी, उस रिकॉर्ड को यहाँ से डिलीट कर दो। तो ये आ गया एक्नॉलेज ट्रू डिलीटेड अकाउंट 1। और अगर मैं यहाँ लगाऊंगा db.students.find, तो ये यहाँ से वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया है, वो रिकॉर्ड अब हमारे पास नहीं है। और मैनी कमांड से हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स डिलीट कर सकते हैं। अब बात आती है इसमें अपडेट की, करंट पूरा हो जाएगा, ठीक है। अपडेट चेक करते हैं कि अपडेट के लिए भी दो हैं, एक अपडेट 1 है, एक अपडेट मैनी है। अपडेट 1 सिंगल रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, अपडेट मैनी मल्टीपल रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर एक कीवर्ड यूज़ होता है डॉलर सेट, ठीक है। डॉलर सेट मतलब उसे अपडेट करने के लिए हम उसको यूज़ करेंगे। तो जब भी हम इसको MongoDB में यूज़ करेंगे, पहले DB आएगा, फिर जो भी टेबल है मतलब कलेक्शन का नेम आएगा, देन अपडेट 1, या तो अपडेट 1 फंक्शन अप्लाई करो। मल्टीपल रिकॉर्ड्स अपडेट करने हैं तो अपडेट मैनी फंक्शन अप्लाई करो। उसमें पहले फिल्टर का कॉन्सेप्ट जाएगा, फिर उसमें डॉलर सेट यूज़ होगा कि क्या सेट करना चाहते हो, पहले क्या था डेटा, अब क्या करना है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डेटा चला जाएगा। तो चलो इसमें सेट करते हैं। जैसे कि सीमा की एज 29 डली हुई है, तो मैं कहता हूँ इसको चेंज कर दो एज को। तो हमें यहाँ लिखना होगा db डॉट स्टूडेंट्स डॉट अपडेट 1, या मैंने जिसका भी करना अपडेट 1। तो पहले तो इसमें फ़िल्टर जाएगा, तो फिल्टर में हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है। तो मैंने ये जो आईडी है, इस आईडी को कर लिया कॉपी और इस आईडी को यहाँ पे कर दिया पेस्ट। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आई थिंक इतना तो नहीं चलेगा, पूरी आईडी करनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट के साथ में। कॉपी, इस आईडी को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये तो हो गया हमारा फिल्टर वाला पार्ट। अब यहाँ पे हम कॉमा, और कॉमा लिख के, कॉमा से तो चलने रही, मैंने यहाँ कॉमा लगाया और इसमें क्या अपडेट करना है वो इसमें डालेंगे। तो जब हम अपडेट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे डॉलर सेट। तो सेट करने के लिए पूछता है कि क्या सेट करना है, सेट डॉलर सेट। डॉलर सेट में एक ऑब्जेक्ट पास होगा, क्या सेट करना है, क्या चेंज करना है। तो हमें चेंज करना है एज। तो यहाँ मैंने एज पास किया, कितनी एज करनी है, यहाँ पे जैसे कि एज करनी है 22, और उसके बाद हम जो ब्रैकेट है वो क्लोज कर देंगे। तो ये हमारी क्वेरी बन गई, सेमीकोलन एंड एंटर। इसने कहा एक्नॉलेज्ड ट्रू, आईडी कोई इसमें है नहीं, मैच एक रिकॉर्ड मैच हुआ है, उसी रिकॉर्ड एक रिकॉर्ड अपडेट हुआ है, मॉडिफाई हुआ है। तो एक बार फाइंड कमांड हम दोबारा लगाते हैं, तो उसमें देखो एज चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो एज उसमें चेंज हो गई है, क्या कुछ करना है। तो ये अपडेट है, अपडेट सिंगल के साथ लगाओ, अपडेट मैनी लगाओ, वो अपडेट ही करके देगा फाइनली।
मोंगोडीबी आसान है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें हम रेजेक्स के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, सर्चिंग वगैरह लगा सकते हैं। रेजेक्स सर्चिंग लगानी है तो रेजेक्स से जब सर्चिंग लगाओगे तो कुछ इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, नेम फिर डॉलर रेजेक्स नाम का इसमें एक ऑपरेटर होता है, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश के अंदर जो भी सर्च करना है वो, और डॉलर ऑप्शंस जो है यहाँ पर आई का मतलब है केस इनसेंसिटिव, वो कैपिटल को भी सर्च करेगा और स्मॉल को भी। तो हम रेजेक्स ऑपरेटर लगा के भी सर्च कर सकते हैं, हम डायरेक्ट भी यूज़ करके भी सर्च कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ फाइंड लगाया, तो जब हम फाइंड लगाएंगे तो यहाँ फिल्टर लगेगा। अब फिल्टर के अंदर हम उसको ये कहते हैं कि जिनका नाम ए से स्टार्ट है वो मुझे सारे रिकॉर्ड यहाँ पे दे दो। ठीक है, जिनका नाम है, तो पहले हम लिखेंगे नेम और फिर इसके अंदर आएगा यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया जिनका नाम ए से स्टार्ट है। तो एंटर जब करेंगे तो ये तो नहीं है शायद, सब ये आ गया। स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे डॉलर लगेगा शायद, डॉलर ये है ना, कैपिटल एम, डिस्प्ले स्टार्टिंग विद कैपिटल एम। अच्छा, स्टार्टिंग के लिए लगता है ये कैरेट का सिंबल और एंड के लिए लगता है डॉलर का सिंबल। तो ये स्टार्टिंग हमने ये की और इसमें एंटर किया तो इसने बता दिया कि दो रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट है, अनिल और अनिकेत। तो इसको हम कोर्स पे भी लगा सकते हैं। और अगर मैं ये कह देता हूँ कि वो रिकॉर्ड्स बताओ कि जिनका नाम के लास्ट में ए आ रहा है, एंड हो रहा है इसे, तो हम यहाँ पे डॉलर अप्लाई करेंगे तो इसमें भी दो रिकॉर्ड हैं। नहीं, कुछ गलत लिख दिया है शायद, डॉलर इधर की तरफ लगेगा, वही गलत लगा दिएगा, ये इधर डॉलर आएगा। तो अब इसमें एक तो पूजा का है और एक सीमा का है, क्योंकि उनके एंड में ए आ रहा है। तो ये दो रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पर पता लग रहे हैं कि एक के अंदर हमारे पास क्या है, पूजा का रिकॉर्ड है, एक सीमा का रिकॉर्ड है, जो टर्मिनेट हो रहे हैं किससे, ए पे जाकर। और रेजेस को हम इसके अंदर भी लगा सकते हैं, क्या है ये, ऑपरेटर के अंदर। तो ऑपरेटर पे भी अप्लाई कर सकते हो। ऑपरेटर में मैं जावा में अप्लाई करके देखा, मतलब उस पर कोर्स पे अप्लाई करके देख लेते हैं। db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, और इसमें हमने लिया कोर्स। तो कोर्स पे अगर हमें लगाना है तो फिर यहाँ पे जो ऑपरेटर है उसी का यूज़ करना पड़ेगा। ऑपरेटर का नाम है डॉलर रेजेक्स, और इसके अंदर की और वैल्यू में डेटा जाएगा, बाकी लिखने का मेथड वही रहेगा। तो इधर हम सर्च कर लेते हैं कि जिनके कोर्स जी से स्टार्ट है किस किस का है, तो हम यहाँ स्टार्टिंग के लिए कैरेट सिंबल और जी। हो सकता है कि हम ये कह दें कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का केस भी अगर उसमें आ रहा है तो फिर कॉमा लगाना होता है इसमें बीच में, कॉमा, और यहाँ पे डॉलर ऑप्शंस, OPTIONS, और ऑप्शंस के अंदर फिर हम यहाँ पे बताएंगे कि केस सेंसिटिव है या नहीं। तो आई केस इनसेंसिटिव के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो आई होता है वो केस इनसेंसिटिव के लिए यूज़ होता है। इसका मतलब अगर किसी कोर्स का नाम जे से स्टार्ट है तो वो चाहे कैपिटल जे हो चाहे वो स्मॉल जे हो, वो दोनों को ढूंढेगा और उसके बेसिस पे आंसर देगा। तो कैपिटल तो हमने किसी में लिखा नहीं है, वैसे जावा दो रिको हैं, एक रवि और एक अंकित, तो जावा का कोर्सेज मतलब जो जावा पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे पास सर्चिंग का था। काउंट फंक्शन लगा सकते हो। काउंट फंक्शन हमें ये निकाल के दे देता है कि हमारे पास, जैसे फाइंड लगाएं और फाइंड के बाद काउंट लगाएं, तो कितने स्टूडेंट्स हैं कि जिनकी एज वगैरह फाइंड हमने कभी लगाया था थोड़ी देर पहले,
कि फाइंड, ठीक है, यहाँ पे फाइंड लगा दिया। अब हम ये देखना चाहते हैं ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, उनको फाइंड तो किया, वो काउंट करके बताओ कितने। तो यहाँ पे हम डॉलर डॉट लगा के एक काउंट नाम का फंक्शन और ऐड कर देंगे, तो ये बता देगा 2 रिकॉर्ड्स हैं जो जावा जे से स्टार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी पे भी लगाया जा सकता है कि 20 से जो एबो एज है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो हम काउंट ऑपरेटर, मतलब काउंट फंक्शन का यूज़ करके उसका आउटपुट देख सकते हैं टोटल हैं कितने। फाइंड वाइंड मैंने सारे चला दिए इसमें। शॉर्ट लगा सकते हो, शॉर्ट क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में देगा। अगर हमने 1 लगाया तो असेंडिंग ऑर्डर, डी लगाया -1 लगाया तो डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को देता है, 1 और -1। ये हमने चेक किया, अभी हम इसको एंटर करते हैं तो यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड है, लेस देन, ये इसमें 3-4 रिकॉर्ड इसमें आ रहे हैं 20 से जो है, ये था हमारे पास कि 20 से बिलो। अब 25 से बिलो है तो अगर हम इसमें कहते हैं कि इसमें से कुछ डेटा फिल्टर करके दो, तो हम ये भी लगा देते हैं ना यहाँ पर कि मुझे सिर्फ उनका नेम दे दो और एज दे दो, तो ये आ गया। अब हम कहेंगे जो नेम है ना ये अल्फ़ाबेटिकली दो या फिर एज को दो, तब हम उसको यूज़ करते हैं, कौन सा था वो, शॉर्ट। तो ये शॉर्ट पूछेगा कि शॉर्ट करना है तो शॉर्ट डायरेक्ट इसमें लगा दो कि शॉर्ट किसके अकॉर्डिंग करना है, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा डॉट शॉर्ट। तो पूछेगा कि शॉर्ट किसके अकॉर्डिंग करना है, तो मैंने कहा कि नेम पे शॉर्ट कर दो, तो नेम 1। अब देखो PRS आ गया, मैं -1 करूँगा तो यहाँ पर ये थोड़ा रिवर्स में दिखा देगा ऐसे, सीमा ऊपर चला गया पूरा नीचे आ गया। तो हम एज के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, एज में 23, 23, 22, 19 और 1 यूज़ करेंगे, तो ये इस तरीके से हाँ, पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, इस तरीके से ये निकाल कर देता है। ठीक है, ठीक है यार। हाँ, अपडेट हो गया, इतना करना है अभी। ठीक है, एक तो क्लास हो गई फिर ये फिनिश हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है मोंगोडीबी। एटलस, हाँ, एटलस क्या, एटलस तो तब है ना जब मान लो कि जो डेटा है एटलस पे तो अकाउंट बनाना होता है, कमांड वही चलती, कमांड तो यही रहेंगी। एटलस का यूज तब है जब डेटा को हमें क्लाउड पे रखना होता है। ठीक है, अगर लोकल सिस्टम में रखना है तो हमारा इसे चल जाएगा, जब क्लाउड पे रखना होता है तो उसका लिंक बस खाली हमें अपनी प्रोजेक्ट में डालना होता है, तो जो भी डेटा जाएगा वो सीधा डायरेक्ट एटलस के मतलब क्लाउड पे चला जाएगा। बस इतना फर्क है और कुछ नहीं है एटलस में, कमांड सेम रहेंगी, कमांड चेंज नहीं होंगे।